हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास भास्कर है। आपका बिहार ट्यूटोरियल में बहुत ही स्वागत है। आज हम लोग यूट्यूब पर पहला वीडियो लेके आ रहे हैं केमिस्ट्री का, जो हमारा आज इंट्रो क्लास होगा। उम्मीद है आपको यह पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा तो उसको पूरी वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो है चैप्टर है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया शुरू करने से पहले कुछ उसका बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ये है क्या, इसमें किस किस कंपोनेंट का यूज किया गया हुआ है और कौन कौन सा एलिमेंट इसमें काम कर रहा है, कौन कौन सा तत्व यौगिक वगैरह है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पहले उसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे विज्ञान के फादर किसे कहा जाता है, इनके पिता कौन है, किस प्रकार से केमिस्ट्री एक नया सब्जेक्ट बना, किस प्रकार से इसका जर्नी रहा, यानी इसका इतिहास रहा, किस प्रकार से ये आगे बढ़ा। चलिए इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान। देखिए यहाँ पर विज्ञान सुधार था, कर लीजिएगा, आपको पता ही होगा विज्ञान इस प्रकार से लिखा जाता है। यह टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा इसको। यह जो है विज्ञान, आखिर जानते हैं आखिर ये है क्या। ठीक है, रसायन विज्ञान है क्या। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए पदार्थ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। पदार्थ, देखिए पदार्थों के बीच परस्पर संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। अर्थात रसायन विज्ञान जो होता है वह पदार्थों के बीच संबंध को दर्शाता है। ध्यान रहेगा, रसायन विज्ञान क्या करता है, पदार्थों के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, चलिए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। देखिए पदार्थ, देखिए जानने से पहले थोड़ा सा छोटी छोटी बातों को हम लोग गौर कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, क्लास 9th में आप पढ़ चुके होइएगा। अभी हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रो पार्ट हमारा है। चलिए देखते हैं। ये अणु के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होइएगा। अगर नहीं जानते हैं, थोड़ा सा बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूँ, मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको ये आता होगा। देखिए अणु क्या होता है, परमाणुओं का समूह। अणु क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में समझिए कि अणु क्या होता है, परमाणुओं का समूह होता है। ठीक है, देखिए तत्व होता है, क्योंकि देखिए यहाँ टाइपिंग एरर है। तत्व आपको पता ही होगा, ध्यान रखिएगा, ये तत्व। ठीक है, तत्व या यौगिक के सबसे छोटे भाग होता है। ध्यान रहेगा, सबसे छोटा जो भाग होता है वो क्या होता है, अणु होता है। यानी सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है क्या होता है, अणु कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, O2। O2 में कितने परमाणु आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या दिख रहा है, 2। यही इसका परमाणु संख्या हो गया। ठीक है, यहाँ 2 दिख रहा है, ये क्या दिखा, इसका 2 परमाणु हुआ। यानी क्या हम लोग पढ़ा, परमाणु। देखिए इस हमने क्या पढ़ा, परमाणुओं का समूह। इसका मतलब यह हुआ कि अणु जो होता है क्या होता है, परमाणु से बना होता है। इसका मतलब छोटा, इसको समझकर ये छोटा नहीं समझिए कि ये परमाणु बड़ा होगा, अणु छोटा होगा। परमाणु जो होता है अणु से क्या होता है, बड़ा होता है, इसका भाग होता है। ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज जानते हैं कि परमाणु के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा अणु क्या होता है और उसी में है परमाणु। देखते हैं परमाणु क्या होता है। देखिए यह जो होता है, देखिए यह जो होता है क्या होता है, सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य कहने का अर्थ हुआ जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते, जिसको टुकड़ा में नहीं बांट सकते हैं। जो जैसा है मूल रूप में वैसा ही वो रहेगा, उसमें हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में अगर बात करें हम लोग, तो पदार्थ का वह मूलभूत कण होता है। यानी जो पदार्थ, जिससे पदार्थ मिलकर बना होता है, उसका शुरुआती जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, हमारा परमाणु कहलाता है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में चलिए समझते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह परमाणु का ही भाग है। फिर देखिए यहाँ पर इसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो यहाँ तक आपको पता ही होगा, प्रोटॉन का मतलब सबसे ही समझ में आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे, यानी प्लस साइन होता है। और इलेक्ट्रॉन में जो होता है वह निगेटिव चार्ज होता है, यानी माइनस साइन होता है। और जो हमारा नाभिक में जो है न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है,
यहाँ पर न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी आवेश विहीन होता है, उसमें आवेश कुछ भी नहीं होता है। यानी कि हमारा जो परमाणु हुआ वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। यह किनके द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये रदरफोर्ड द्वारा दिया गया एक मॉडल है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं तत्व। इसके बारे में आप लोग बखूबी से जानते होइएगा क्या है तत्व, क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ बेसिक जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ आखिर है क्या, क्योंकि बार बार ये टर्म जो है हमारे इस चैप्टर में यूज हो रहा है या होगा, इसलिए इसको जानना जरूरी है। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा लंबा भाषा में नहीं दूंगा, सिंपल फॉर्म में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तत्व के बारे में। तत्व क्या होता है, सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है, यानी वह पदार्थ होता है जिसको सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक और टर्म यूज हो, ध्यान रखिएगा, इसको नोट करते चलिएगा। पदार्थ सबके बारे में जानेंगे। पदार्थ क्या होता है, जैसे तत्व के बारे में जाना, अणु के बारे में जाना, परमाणु के बारे में जाना, उसी प्रकार से पदार्थ के बारे में भी हम लोग जानेंगे। सिर्फ यहाँ पे समझिए क्या कि तत्व क्या होता है, सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है, जिसको क्या कहलाता है, तत्व। साधारण भाषा में क्या कहेंगे, जिसको दो भाग, मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सके, जो अविखंडनीय हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा तत्व कहलाएगा केमिस्ट्री की भाषा में। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट में पढ़ते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, यानी कि इसमें मिलावट बिल्कुल नहीं होती है, यह प्योर होता है, अपने आप में शुद्ध होता है। यह जिस भी एक कण से बना होता है वह उसी का ही उसका मूल भाग होता है, ये ध्यान रहेगा। देखिए अब यौगिक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए यौगिक के बारे में, यौगिक क्या होता है, देखिए दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन होता है। संयोजन एक शब्द है, संयोजन का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं मिलना। संयोजन मतलब आपस में मिलना, यानी कि दो या दो से अधिक जब तत्व आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझ सकते हैं इसको, जैसे कि ए प्लस बी। ए क्या है, एलिमेंट को मान लिए, कोई तत्व मान लिए, बी क्या, कोई तत्व को मान लिए। अब दोनों के अगर रिएक्शन कराएंगे तो ए बी बन सकता है। तो ये जो बना, ये हमारा क्या हुआ, एलिमेंट तत्व हो गया, ये हमारा तत्व हो गया, और ये जो बन के आया ये क्या है हमारा, यही हमारा यौगिक होगा। इसके बारे में विस्तार से आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एक और बात जानते हैं तत्व के बारे में। तत्व जो होता है तीनों अवस्था में पाया जाता है। अवस्था तो आपको पता ही होगा, कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तीनों अवस्थाओं में तत्व पाए जाते हैं, इसके बारे में ही हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसका स्पेशल चैप्टर है, उसमें हम लोग अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। पहले हम लोगों ने क्या जाना, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अणु को जाना, परमाणु को जाना, तत्व को जाना, यौगिक को जाना, और हम लोग जानते हैं द्रव्यमान के बारे में। बहुत कंफ्यूजन होता है, द्रव्यमान और भार में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। देखिए द्रव्यमान क्या होता है, पदार्थ की कुल मात्रा होता है। ध्यान रखिए क्या होता है, की पॉइंट क्या हो गया हम लोग का, की पॉइंट हो गया पदार्थ का कुल मात्रा होता है। कोई भी पदार्थ है, मानिए कोई भी 1 kg का बाट है, तो उसका जो कुल जो मेजरमेंट है उसका, जो भी उसका माप हुआ वो क्या कहलाएगा हमारा, उसका द्रव्यमान। देखिए अब भार, देखिए छोटा समझ लेते हैं। भार में क्या होता है, देखिए वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ध्यान रखिएगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यानी कि हो सकता है ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट है, अगर नीचे की तरफ क्या करता है, उसको डाउन करते हैं, गिराते हैं नीचे की तरफ, तो क्या होता है, यहाँ पर जो जी का जो वैल्यू लगेगा, आपको पता ही होगा जी का वैल्यू लगभग इतना है, एक पॉइंट में मापा गया है, 9.8 माना गया हुआ है। तो ये जो वैल्यू आएगा यहाँ से गिरने के दौरान, यहाँ पर जो इसके बीच दौरान जो घटना घटेगी, जो बल फोर्स काम करेगा, उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। एक्चुअली ये एक अपने में सेपरेट चैप्टर है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि भार द्रव्यमान में क्या अंतर है। भार क्या होता है, कुल मात्रा, पदार्थ का कुल मात्रा होता है, ध्यान रखिएगा। और भार क्या होता है, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर ये हो गया होगा। देखिए
और जी का जो मान होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। जी का मान यानी स्मॉल जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इसका मान हर जगह अलग अलग होता है, यानी यह बदलते रहता है, यानी इसमें स्थिरता नहीं पाई जाती है, यह एक जगह स्थिर नहीं रहता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग क्या करता है, बदलते रहता है। ठीक है, अपने आप में ये क्या करता है, चेंज होते रहता है। उम्मीद है यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये सब जो है अपने कॉपी में की टर्म के फॉर्म में 2 कॉपी रखिएगा। उम्मीद है आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले 2 कॉपी रखिएगा। एक की जो डायरी के फॉर्म में रखिएगा, एक रखिएगा मेन कॉपी जिसमें आप थ्योरी सेक्शन लिखिएगा। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा पढ़ने में, समझने में। नहीं तो ये भारी बोझ बन जाएगा, आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं अयस्क के बारे में। ये भी बहुत अपने आप में कंट्रोवर्सी लिए रहता है। अब देखते हैं ये है क्या। देखिए अयस्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए अयस्क क्या होता है, जिसको इंग्लिश में ओर्स बोलते हैं। देखिए खनिज होता है, देखिए खनिज होता है जिससे धातु प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हो गया जिससे धातु प्राप्त होगा, वह खनिज जिससे धातु प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। ठीक है, जिनमें धात्विक सांद्रता होती है, यानी कि जिसमें धातु वाला चीज पाया जाता है, जिसमें धातु जिसे प्राप्त किया जाता है, सब खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, सब जितने भी खनिज होते हैं सभी जो खनिज अयस्क नहीं हो सकते, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं खनिज जो होते हैं वो अयस्क होते हैं, ऐसे नहीं कह सकते हैं। क्या कहेंगे हम लोग, खनिज जिससे धातु प्राप्त किया जाता है वह अयस्क कहलाता है। कीवर्ड ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं। देख लीजिए, अब बॉक्साइड मालूम ही होगा, बॉक्साइड से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम को प्राप्त करते हैं। एल्यूमिनियम आप लोगों को पता ही होगा, घर में इसका यूज होता है। अब देखिए हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये जो होता है आयरन लोहा का एक अयस्क होता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। यानी कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट, ये तीनों जो होता है इससे हम लोग लोहा को प्राप्त करते हैं। ध्यान रहेगा, जिस प्रकार से गेहूं का पेड़ होता है ना पेड़, उस पेड़ से हम लोग गेहूं के बाली से उसका गेहूं दाना प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से ये इसका क्या हो गया, पौधा हो गया। इसी पौधा समझाने के लिए बोले, पौधा नहीं होता, ये चट्टानों में पाया जाता है। इससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, लोहा प्राप्त करते हैं। एक होता है सिनेवार, ठीक है ध्यान रखिएगा, एक होता है सिनेवार जो होता है वह पारे का अयस्क होता है। ये एग्जामों में अक्सर पूछ लिया जाता है, ये निम्नलिखित में से कौन किसका अयस्क है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि इंट्रो क्लास है इसलिए ब्रीफ में आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा और इसको ध्यान से आप लोगों ने सुना होगा। चलिए चलते हैं अगले पेज पे अपने। देखिए और सब, देखिए 2 वर्ड यहाँ पर आता है जो पढ़ लिए हैं, उसके बाद हमको 2 शब्द यहाँ पर आता है वर्ड दिख रहा है। एक है द्रव, एक है द्रव्य। द्रव और द्रव्य 2 टर्म है, ध्यान रखिएगा। देखिए द्रव क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा द्रव क्या होता है। ठीक है, बहने का जिसमें गुण होता है, जिसमें तरलता होती है, जिसको माने अपने फर्श पर डालिएगा वो बहने लगे। एग्जाम्पल तौर पे पानी कह सकते हैं, दूध कह सकते हैं, तेल वगैरह हो गया, जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, जो बहने के फॉर्म में होता है। साधारण भाषा में मैंने क्या लिखा, बहने की, आपको समझ में आ जाए, जिसमें बहने का गुण हो, जो बह सके, जो फ्लो हो सके, वो क्या कहलाएगा, वह द्रव कहलाएगा। ध्यान रखिए क्या कहलाएगा, द्रव। वो लिक्विड फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ पाए हैं कि पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, पेट्रोल, जो लिक्विड फॉर्म में जितना भी होता है समझ लीजिए वो क्या होता है, हमारा द्रव होता है। एक और टर्म आता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, द्रव के बारे में। द्रव का आयतन एग्जाम में बार पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। द्रव का जो आयतन होता है, द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। ध्यान रहेगा, द्रव का आयतन निश्चित होता है और इसका आकार अनिश्चित होता है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे मानिए आपके घर में कोई दूध लेके आया, दूध कोई देने के लिए आया, तो क्या करेगा, अपने लीटर से नापिएगा। अगर आप अपना भगोना ले जाते हैं या फिर आप मानिए कढ़ाई ले जाते हैं, तो कढ़ाई में अगर दूध डाल दिया तो कढ़ाई के आकार ले लेगा। अगर आप मग या जग लेके जाते हैं, अगर मग या जग में डाल देता है दूध, तो वो फिर जग का आकार या मग का आकार ले लेगा। अगर थाली लेके जाते हैं आप, थाली में वो दूध डाल दिया तो वो थाली का आकार हो गया। सिर्फ दूध ही नहीं, या पानी भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, और भी चीज़ हो सकते हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा।
अब देखिए नेक्स्ट है इसका आकार अनिश्चित होता है। आकार इसलिए अनिश्चित होता है, क्या बताया थोड़ा देर पहले आपको, क्योंकि जिस बर्तन में डाला जाएगा उसका वैसा ही आकृति ले लेगा, वैसा ही उसका शेप ग्रहण कर लेगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको यह क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अब जानते हैं द्रव्य के बारे में। क्या पहले पढ़ा द्रव, अब पढ़ते हैं द्रव्य। दोनों में बहुत अंतर होता है, एक बार चलिए समझते हैं, ब्रीफ में समझते हैं। देखिए द्रव्य, द्रव क्या है, सीधा बोलेंगे पदार्थ है। अब हम लोग जानते हैं, इतना हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पदार्थ पदार्थ पदार्थ, ताकि पदार्थ होता क्या है ये हम जानते हैं। द्रव जो होता है वह, द्रव्य जो होता है वह पदार्थ होता है। तो पदार्थ के बारे में जानते हैं क्या होता है। देखिए पदार्थ का जो होता है सभी को पता है, आप लोग शुरू से पढ़ते आए होइएगा। पदार्थ का मूल रूप से 3 वो भाग होता है, या 3 प्रकार का मान कह सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। द्रव थोड़ा देर पहले आपको समझाया था, द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में, जिसमें तरलता होती है, जिसमें बहाव होता है, वो क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है। यानी कि द्रव्य का भाग हो गया पदार्थ, और पदार्थ के 3 भाग हो गए, जिसको बोलते हैं ठोस, द्रव और गैस। इसका मतलब द्रव और द्रव्य दोनों अलग अलग है, दोनों में अंतर है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है, तो यहाँ से अंतर को हम लोग दिखा सकते हैं। मैंने छोटे छोटे की टर्म का यूज किया है ताकि इसको आप अपने भाषा में लिख सके। इसको रटना नहीं है, समझना है। जब की टर्म आ जाएगा तो आगे और पीछे शब्दों को जोड़ना हम सिखाएंगे आपको। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए ठोस के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठोस के बारे में क्या होता है, छोटी सी जानकारी है। देखिए ठोस का क्या होता है, आकार जो होता है, इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। ध्यान रखिएगा, ठोस में दोनों चीज होता है, यानी आयतन भी निश्चित होगा और उसका आकार भी निश्चित होगा। एग्जाम्पल के लिए बर्फ ले लीजिए, बर्फ नहीं, पत्थर ले लीजिए। देखिए पत्थर को अब बड़ा सा मानिए कि 1 kg का पत्थर उठा के लाए, आप उसको थाली में रखिए, कढ़ाई में रखिए, लोटा में रखिए, गिलास में रखिए, जैसा है वैसा ही रहेगा। और जितना उसका एरिया है, उतना जितना उसका क्षेत्रफल है उतना ही वो घेरेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं घेरेगा ना उससे कम घेरेगा। जिस शेप में रहेगा उस शेप में अपना एरिया को कवर करेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठोस में क्या होता है, दोनों गुण, आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अब चलिए द्रव के बारे में देख लेते हैं। द्रव के बारे में हम लोग पढ़ लिया था। ध्यान रखिएगा, आयतन निश्चित होता है। आयतन जब निश्चित होगा तो क्या होगा, इसका आकार अनिश्चित होगा, क्योंकि यह परिवर्तित होते रहता है। जिस बर्तन में डालेंगे उस प्रकार का वो आकार अपना ग्रहण करते हुए चला जाएगा। चलिए गैस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए गैस के बारे में है, इसमें दोनों नहीं होता है, यानी कि इसमें आयतन भी नहीं होता है और इसका आकार भी नहीं होता है। यानी जिस जगह जहाँ पर जैसा स्थिति हो, जैसा परिस्थिति हो, जहाँ छोड़ा जाएगा वैसा रूप रंग अपना आकार वो ढाल लेता है, आयतन भी वैसा ही हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको समझाते हैं, एक शीशी बोतल में एक सेंट रख लीजिए, अच्छा समझ में आएगा। सेंट है, जैसे रूम में गए सेंट को ढक्कन को खोलिए, स्प्रे मारिए उसको। अब देखिए जितना बड़ा आपका रूम होगा उतना बड़ा वो आकार ले लेगा, क्योंकि वो गैस से हवा में उड़ता है। और क्या होगा, जितना बड़ा आयतन होगा रूम का उतना बड़ा हो जाएगा। और सपोज दैट कीजिए उसको किचन रूम में ले जाइए, किचन रूम का साइज छोटा होता है, उसमें देखिए उसका कैसा उसमें भी चेंज हो जाएगा वो, क्योंकि गैस है वो आग से दिखता नहीं है। बोलिएगा सर दिखाई नहीं दे रहा है वो, क्योंकि गैस है उसको हम सिर्फ समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे हवा है, हवा देख पाते हैं क्या, वो सिर्फ फील होता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ठोस में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव में आयतन सिर्फ निश्चित होते हैं, इसका मतलब आकार उसका निश्चित नहीं होता है, वो परिवर्तित होता है। और गैस में क्या होता है, आकार भी नहीं होता है और नहीं उसमें आयतन होता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक बातें हैं जो जानना बहुत जरूरी है चैप्टर शुरू करने से पहले, क्योंकि बार बार यह आएगा। चलिए ये सब टर्मिनोलॉजी जानने के बाद अब थोड़ा सा जान लेते हैं एलिमेंट के बारे में। हमको लगता होगा कि आप एलिमेंट के बारे में क्लास 9th में अच्छे से पढ़ लिए होइएगा। उम्मीद है कि इसको याद भी कर लिए होइएगा धीरे धीरे। फिर भी बेसिक जानकारी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इसका यूज इस चैप्टर में बहुत है, इसलिए इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार और इसको याद वाद कर लीजिएगा, कॉपी वगैरह में नोट कर लीजिएगा। जहाँ पढ़ते हैं उस स्टडी टेबल में जो है इसको लिख कर साथ दीजिएगा, ताकि आपको हमेशा नज़र पर पढ़ता रहे और आपको ये याद हो जाएगा। इसको मैं ज़्यादा ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ, जो है आप देख लीजिएगा। इसको भी देख लीजिएगा, इससे इम्पोर्टेंट है। इसका क्रम है कितने नंबर का होता है और इसका साइन वगैरह है, ये सब ध्यान रखिएगा। ये सब जो है इसको गौर से देख लीजिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब।
इसके बारे में आप जानते होइएगा, इसलिए ज़्यादा मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। ये सब भी है, देख लीजिएगा। अबाउट 30 तक मैंने लिख दिया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार यूज होता है, उसका भी मैं कोशिश करूँगा आपको देने का, बताने का, समझाने का प्रयास करूँगा। वो हमारे बुक वगैरह, एडिक्शन वगैरह पढ़ेंगे उस सब में आ जाएगा। नोट कर लिए इसको, ध्यान रखिए इसको, क्योंकि इसमें समझाने का नहीं था। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो होता है, यौगिक वगैरह होता है। थोड़ा देर पहले मैंने आपको समझाया था यौगिक क्या होता है, क्या बताए थे आपको। एक फर्स्ट एलिमेंट है या बी एलिमेंट है, ये दो तत्व, पहला तत्व दूसरा तत्व आपस में मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, ए बी जो बन गया, यही हमारा यौगिक हो गया। इसमें कुछ अम्ल भी होते हैं, कुछ क्षार भी होते हैं, कुछ भस्म भी होते हैं, कुछ लवण भी होते हैं। इस सब के बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले बेसिकली जो है उसको समझ लेते हैं। अमोनिया याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, आपको याद करना ही पड़ेगा। देखिए दोनों में अंतर है। अमोनिया, लास्ट वर्ड पकड़िए कीवर्ड, अमोनिया या अमोनियम, दोनों में अंतर है। जब अंतर आया तो क्या हो गया, एक यहाँ पर परमाणु की संख्या बढ़ गया, NH3 हो गया अमोनियम, NH4 हो गया अमोनिया। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इस सबको याद कर लीजिए। धीरे धीरे सब पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ होता है जो आप नहीं समझ सकते, उसको सबको आपको रटना ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब का यूज हमको करना है, इसलिए इस सब का यूज हमारे जो है इस चैप्टर में होने वाला है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ वर्ड है जो बहुत ही जरूरी है। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम लोग इस सबसे दोस्ती हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। नहीं तो हमारे सर के ऊपर से निकल जाएगा और टाइम पास हो जाएगा। ये सब भी है, ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ है, ध्यान रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम का चीज़ है ये। और एक बात अगर चाहेंगे तो यहाँ बस मैं समझाना चाहूँगा। देखिए डाई का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, दो। ध्यान रहेगा, डाई का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, दो। और देखिए ये भी ध्यान रखिए, ओजोन, आप लोग सुनो होइएगा, ओजोन परत में छिद्र हो गया, छेद हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बहुत सारे पर्यावरण जो विद लोग होते हैं, लोग बताते हैं। तो ओजोन का जो फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, O3 होता है। तो एग्जाम में बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पर टर्म देखिए, ट्राई, ट्राई का मतलब होता है तीन, ये ध्यान रखिएगा। डाई मतलब होता है दो और ट्राई का मतलब होता है तीन। एक और टर्म आ गया यहाँ पर, मोनो, ध्यान रहेगा, क्या रहेगा, मोनो। मोनो का मतलब होता है एक। अब जानते हैं एक तो हम लिख नहीं पा, ऐसे है तो ऐसे लिखेंगे क्या, मानिए ए है तो A1 लिखेंगे क्या, नहीं। केमिस्ट्री में 1 नहीं लिखाता है, ध्यान रहेगा। केमिस्ट्री में क्या होता है, 1 नहीं लिखाता है, ठीक है। मैथ में मानिए पावर, किसी पावर 1, 6 के पावर 1 लिखे तो 6 ही आएगा। 10 के पावर 1 लिखे भाई 10 ही आएगा। इसलिए पावर 1 जो होता है क्या होता है, हम लोग नहीं लिखते हैं, ध्यान रहेगा इतना। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको यूज करना है। और ये मिथेन एथिन को स्पेशली पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला भी होता है, वो भी बताएंगे आपको। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको जब मैं पढ़ाऊँ उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो कि आखिर इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया। इसके बारे में हम लोग, इसका स्पेशल चैप्टर है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, यानी रसायन विज्ञान के बारे में। है क्या, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसके फादर कौन है, इसके पिताजी कौन है, क्या इसके क्या क्या इन्होंने, इसका इनका योगदान है, क्या क्या योगदान है, इन्हें क्यों पिता ही कहा गया और किसी और को क्यों नहीं कहा गया। बहुत सारी चीज़ है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, बेसिक ब्रीफ में जानेंगे। देखिए कहानी शुरुआत होती है 16वीं और 17वीं शताब्दी में। शताब्दी के बारे में आपको बखूबी उम्मीद है कि आपको पता होगा, पढ़े होइएगा, इस पर चर्चा मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे, आपको लगता है, तो एक बार कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा शताब्दी के बारे में क्या है नहीं है। देखिए 16वीं शताब्दी और 17वीं, 2 शताब्दी बता रहा है, 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है, फ्रांसिस, एक व्यक्ति का नाम आए जिनका नाम था फ्रांसिस बैकन। ध्यान रहेगा, व्यक्ति का नाम था फ्रांसिस बैकन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आधुनिक मतलब होता है, आपको पता ही होगा, मॉडर्न रसायन विज्ञान को आधारशिला रखी। यानी पहले जो था मिक्स था, यानी कि पहले विज्ञान में ही फिजिक्स पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे, बायोलॉजी पढ़ते थे, बॉटनी पढ़ते थे, ये सारे जो है मिक्स में पढ़ते थे, सब एक ही साथ था, अलग अलग नहीं था। जब धीरे धीरे जब ये ग्रंथ बनने लगा, बड़ा मोटा होने लगा, तो लोगों को लगा क्या, अब इसका आप क्या करना चाहिए, बंटवारा कर देना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे घर में
जब फैमिली बड़े हो जाते हैं तो लोग धीरे धीरे क्या होता है, बंटवारा होना शुरू हो जाता है, छोटा छोटा फैमिली बनने लगता है। ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ था, यहाँ पर भी विज्ञान का धीरे धीरे बंटवारा होना शुरू हो गया। उसी प्रकार उसी में से एक भाग है केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान। तो क्या नाम, ध्यान रखिएगा इनका नाम, जो फ्रांसीसी बैकन जो थे उन्हें आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, 16वीं-17वीं शताब्दी में इन्हें आधारशिला रखा, यानी शुरुआत किया क्या, इसको अब मतलब इसको अब खंड कर दिया जाए, अलग भाग में अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया जाए, ताकि अच्छे से इसको हम पढ़ सके, समझ सके और जान सके। देखिए अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए क्या होता है। इन्होंने तो आधारशिला तो रख दिया, मतलब शुरुआत तो कर दिया, लेकिन कोई चीज को जान लीजिए बनने में बहुत समय लगता है। इन्होंने आधार रख दिया और ये अपना समय बीत गया और ये चले बसे, यानी ये मर गए। फिर इन्होंने क्या किया, इनके बाद इनके जो है गुणों को स्टडी करके जिसका नाम था एंटोनियो लावोजियर, ध्यान रखिएगा एंटोनी लावोजियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटोनी जो लावोजियर थे, इन्होंने क्या किया था, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता इन्हीं को कहा जाता है। शुरुआत इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको बढ़ावा दिया। इनका योगदान सिर्फ इतना था, इन्होंने क्या किया, सिर्फ नींव रखा, कहा कि इसको ऐसा होना चाहिए, अपना विचार रखा। लेकिन इन्हीं की बातों को फॉलो करके प्रूव करने वाले, यानी प्रमाण देने वाले जो व्यक्ति थे, एंटोनी लावोजियर साहब जो थे, उन्होंने क्या कहा गया, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया। इनका योगदान देखिए, इन्होंने योगदान किसी भी व्यक्ति का किसी भी चीज में जब योगदान होता है तभी वह उसका फादर या उसका जन्मदाता कहलाता है। चलिए देखते हैं इनके योगदान के बारे में, क्या इनका योगदान है। देखिए ऑक्सीजन की खोज, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन जो होता है जिसको लोग क्या बोलते हैं, ओ होता है, इसको कहा सकते O2 जनरली हम लोग लिखते हैं। तो ऑक्सीजन की जो खोज है इन्होंने किसने किया, एंटोनियो साहब ने किया, ध्यान रहेगा। और इन्होंने क्या किया, द्रव्यमान का संरक्षण के नियम को दिया नहीं, स्थापित किया। जिस प्रकार से फिजिक्स में द्रव्यमान का जो नियम है, ठीक उन्होंने क्या किया, उसको जो है केमिस्ट्री में लागू करने का प्रयास किया, ठीक है। और रसायन के विज्ञान के बारे में क्या किया, उन्होंने रसायन नामकरण प्रणाली का विकास किया। जैसे कि मानिए कि यहाँ लिखा हुआ ओ, हम लोग ओ से समझ में आ गया क्या आया, ठीक है ना, ऑक्सीजन हो गया। यानी हिंदी में क्या लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा हमको, मानिए हिंदी में हम लोग लिखे तो ऑक्सीजन, देखिए कितना बड़ा है। इसी प्रकार से बहुत चीज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या लिखते हैं, CO2 लिखते हैं, पता ही होगा, लिखेंगे इसको पूरा, देखिए वर्ड में लिखते हैं कितना बड़ा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कितना बड़ा हो गया। इसी प्रकार से बहुत ऐसे जो है कंपाउंड है जिसके नाम बहुत बड़े बड़े हैं, जिसको लिखने में बहुत समय लगता है, बहुत परेशानी होती है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, रसायन नामकरण प्रणाली का विकास किया, यानी शॉर्ट फॉर्म का शुरुआत इन्होंने कर दिया, ताकि इतने बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखकर, छोटे वर्डों में लिखकर क्लियर कर सके। यह सबसे बड़ा इनका महत्वपूर्ण योगदान है, ध्यान रहेगा। अगला है प्रायोगिक रसायन विज्ञान पर बल दिया। इन्होंने कहा क्या कि एक्सपेरिमेंट करो, खूब अनुसंधान करो, खूब खोज करो, जब तक खोज नहीं होगा तब तक इसमें डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी इसका विकास नहीं होगा। इन्होंने क्या किया, प्रायोगिक यानी प्रयोगशाला पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। लेकिन वर्तमान समय में देखिए हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में बहुत कम ही प्रायोगिक कार्यक्रम चलाया जाता है। अच्छे अच्छे टीचर लोग हैं, वो सिर्फ नाम का है, आते हैं गवर्नमेंट स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में आते हैं और सिर्फ पढ़ाकर थ्योरी सेक्शन कराकर चले जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ उनको ज्ञान नहीं है, उनको सुविधा टूल्स वगैरह उपलब्ध नहीं कराया जाता है। उम्मीद है आने वाले समय में हमारे बिहार का जो सिस्टम जो है बदलेगा और हम लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि जितना प्रयोग होगा उतना बदलाव होता है, जितना प्रयोग होगा उतना बदलाव होगा। क्योंकि रसायन में जब तक प्रयोग नहीं होगा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा। चाहे रॉकेट से लेकर, चाहे जो भी हमारे घर में जो भी टूल्स हो, रॉकेट वगैरह है, सब जितने रॉकेट होता है, जितने मिसाइल है, जितने गन है, जितने तोप है, जितने गोले हैं, जितने बंदूक है, इस सारे का प्रयोग प्रायोगिक विधि से ही हुआ है। जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, डेवलपमेंट, मोबाइल वगैरह जितना हम लोग यूज करते हैं, लैपटॉप जितना यूज करते हैं, सभी में भाई क्या है, पूर्ण रूप से सब किस पर डिपेंड है, प्रयोग पर ही डिपेंड है। यानी सब किस पर डिपेंड है, प्रयोग प्रयोग प्रयोग, ओनली फॉर प्रयोग। अगला है
जल तत्व नहीं होता है। इन्होंने ही बताया था, एंटोनियो साहब ने क्या बताया था कि जल जो होता है तत्व नहीं होता है। तो तत्व नहीं होता तो क्या होता है? थोड़ा देर पहले हम लोगों ने जाना था, क्या बताया था कि जब दो तत्व आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वह यौगिक कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया था, आप देख पा रहे होइएगा, ए प्लस बी टेंस टू, क्या पढ़े थे? ए बी। ए बी क्या बन गया? ए बी क्या बन गया? ए बी हमारा यौगिक बन गया। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र पूछिएगा तो एंटोनियो लावोजियर, इनका नाम ध्यान रखिएगा, जानना भी जरूरी है, क्योंकि जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी भी बहुत जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम लोग शुरू होता है हम लोग का पार्ट, चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा आज केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण होता है। चलिए जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। देख लीजिए यहाँ, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पहला टॉपिक हम लोग का, पहला चैप्टर का नाम है, नोट कर लीजिएगा। पहला जो है पाठ का नाम है हमारा, ध्यान रखिएगा, पहला पाठ का नाम है क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जान लेते हैं फिर इसके बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, जानते हैं क्या होता है ये। देखिए, वह परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, माने वैसा परिवर्तन जिसमें नया कोई पदार्थ बन जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग चावल लिए, पानी में डाले ताकि इसको गैस पर डाले, बॉयल हुआ और क्या बन गया? चावल से क्या बन गया? भात बन गया। वो कौन सी प्रक्रिया? रसायन। क्या वह भात चावल बन सकता है? आप ही बताइए, कमेंट में बताइए, क्या हम जिस चावल को हमने बॉयल करके गर्म करके भात बनाया, क्या वह भात चावल बन सकता है? इसके बारे में जरूर बताइए। हमने क्या देखा? वह परिवर्तन जिनमें क्या होता है? नए गुण, नए गुणों वाले पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है, यानी नया कोई प्रोडक्ट बन जाता है, वह क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। या ये आपको समझने के लिए, टर्मिनोलॉजी के लिए कीवर्ड दिया था। अगर एग्जाम में पूछेगा इस शब्दों को, इसको लिखिएगा तो क्या होगा? वह मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि एक वर्ड में है, 3 मार्क्स 2 नंबर या 5 नंबर में पूछेगा तो क्या कीजिएगा? उसके लिए मैंने भाषा देने का प्रयास किया। इतना देखिए, इतना ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, ये आपका हर लगभग सभी परिभाषाएं मैंने यूज किया ताकि आपको ज्यादा परेशानी याद वाद करने में नहीं हो। सभी में ये वर्ड याद हो, ध्यान रखिए होगा। लास्ट में जो होगा थोड़ा सा कहते हैं, जानते हैं, समझते हैं, ये सब थोड़ा सा अपने से यूज करना पड़ेगा। मैं उसके बारे में बताऊंगा कहाँ पर क्या यूज करना है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें, ध्यान रखिएगा, जिनमें या जिसमें एक या एक से अधिक, ध्यान रखिएगा, एक या एक से अधिक अभिकारक। देखिए यहाँ पर टर्म भी आ गया, अभिकारक। उम्मीद है 9th क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। एक या एक से अधिक अभिक्रिया आपस में अभिक्रिया कर कर, देखिए यहाँ पर अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, संयोग भी लिख सकते हैं। मैं भारी भरकम वर्ड शब्द का प्रयोग नहीं किया चूंकि शुरुआती है, धीरे धीरे हम लोग जानेंगे शब्दों के बारे में, फिर चेंज करेंगे, बदलाव करते रहेंगे। अभिक्रिया कह सकते हैं या संयोग कह सकते हैं या मिलन कह सकते हैं। एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके या संयोग करके क्या करता है? नए उत्पाद बनाता है। उत्पाद तो आपको पता ही होगा, उत्पाद मतलब जो बन के आता है, जो प्रतिफल होता है। मानिए कि चावल को हम लोग ने गर्म किया, बॉयल किया, और जो बन के आया भात, वो क्या कहलाया हमारा? वह प्रतिफल कहलाया। ध्यान रहेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, इनके जो गुण होते हैं, इनके जो गुण होते हैं अभिकारकों से क्या होते हैं? अलग होते हैं। यानी जो गुण तत्व में होंगे वह गुण यौगिक में नहीं होता है। क्या चावल खाने में बज्जर लगता है? खाइएगा, फिर मुंह में खा के देखिए कैसा लगता है। या गेहूं डायरेक्ट खा के देखिए बिना पिसा हुआ कैसा लगेगा, उसी को पिसवा कर खाइए, आटा रोटी बना के खाइए, दोनों में अंतर दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी आपको समझना है। अगर एक शब्दों में देखा जाए, एक शब्द क्रम में देखा जाए, तो वह प्रक्रिया जिनमें एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके नए उत्पाद बनाते हैं और जिनके गुण अभिकारकों से भिन्न होते हैं या अलग होते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं।
इसको याद करने का वही तरीका ट्रिक बताऊंगा आपको, बहुत ही अच्छे से, ज़्यादा मेहनत किए बिना ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मैं टर्म दूंगा, एक वर्ड दूंगा, उसको ध्यान रखना होगा, समझना होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या इसके बारे में। इसका उदाहरण, जो रासायनिक अभिक्रिया है वह रसायन शास्त्र की भाषा में उसको बिना उदाहरण का कुछ भी मतलब कुछ भी आप बता रहे हैं उसको कोई विश्वास नहीं कर सकता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका उदाहरण, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मैंने भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि हो सकता है कि आपको एलिमेंट वगैरह का नाम पता नहीं हो, यौगिक के नाम नहीं पता हो, इसलिए मैंने भाषा का प्रयोग किया ताकि आपको समझ में अच्छे से आ सके। देखिए, मैंने क्या किया, मैग्नीशियम, थोड़ा देर पहले मैंने आपको एलिमेंट का नाम दिखाया था, आपको पता ही होगा, Mg, मैग्नीशियम का जलना। मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो क्या होता है, तो देखिए, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन, O2 जानते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वह क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखिए इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर आप जानिएगा तो इतने छोटा में लिख दीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा, इतना छोटा में लिखा जा सकता है, इतने बड़े को समझाषा के लिए मैंने ऐसा प्रयोग किया। यानी कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। अगला हमारा उदाहरण है कार्बन का जलना। चलिए, कार्बन शब्द एक आ गया है, आपको पता ही होगा, एलिमेंट के अगर पढ़े हुईएगा आप और नहीं पढ़े हैं तो जो मैं थोड़ा देर पहले पढ़ाया था उसको वीडियो को बैक करके देखिए। कार्बन को C से डिनोट करते हैं। आपको बताना है दुनिया में ऐसे कौन से पदार्थ हैं, पदार्थ भी समझ में आ गया होगा कि दुनिया में ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनको हम जलाते हैं तो उसमें से कार्बन नहीं निकलता है, यानी कार्बन का काला धुआं नहीं निकलता। आपको ये कमेंट करके बताना है, ये आपका एक प्रश्न रहा। चलिए देखते हैं, जब कार्बन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, जलाते हैं तो क्या बन जाता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसको अगर रिएक्शन यानी अभिक्रिया के फॉर्म में समझाएंगे, कार्बन को C बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं। जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बन जाएगा। आपको बताए थे 2 का मतलब होता है डाई, 3 का मतलब होता है ट्राई। अगला एग्जाम्पल फिर एक और देख लेते हैं, पानी का बनना। आपको कमेंट में बताना है, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, किसने कहा था कि जो जल होता है या पानी होता है वह तत्व नहीं होता है। कमेंट करके बताइए इसके बारे में, थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था। देखिए, जब हाइड्रोजन को मैं सिर्फ क्या करूंगा, फॉर्मूला पर टिक करूंगा, बाकी आप इसका नाम ध्यान रखिएगा। जब हाइड्रोजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, वह जल बनता है। क्या बनता है, वह जल बनता है। उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखना होगा, इतने बड़े शब्दों को एक लाइन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपका तैयार हो गया जल। ये 2 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया, इसको इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए, यह इसको बोलते हैं बैलेंस, यानी संतुलित समीकरण कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इस सब पे भी ध्यान रखेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, क्योंकि जितना आप एग्जाम्पल लीजिएगा समझिएगा उतना आपको समझ में आएगा। परिभाषा से ज़्यादा उसका एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण होता है, और एग्जाम्पल समझ में आ गया तो कंसेप्ट आपका क्लियर। देखिए, अब सोडियम, आपको पता ही होगा सोडियम को क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, Na, यही हमारा सोडियम हुआ। और क्लोरीन को पता ही होगा, Cl, एलिमेंट के बारे में। जब सोडियम और क्लोरीन को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। देखिए, भाषा आपको खुद से पढ़ना, मैंने समझाने का प्रयास किया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सोडियम को Na, क्लोरीन का Cl, जब आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, NaCl। एक बार और नोट कर लीजिएगा, जो साधारण जो नमक होता है, ध्यान रखिएगा, साधारण जो नमक होता है वही होता है NaCl। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी कहते हैं। ऐसा प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, ध्यान रखिएगा।
और चलिए छोटा सा और टर्म समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है या दर्शाया जाता है। यानी अब इतने भाषा में लिखिएगा, आपको समय लगेगा, और जो इसके टीचर होंगे वो चेक करते हैं बोर्ड में, वो मार्क्स कम देते हैं। अगर इतने वाले शब्दों को सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, आपको अगर 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का पूरा मार्क्स मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा आपका। ध्यान रखिए, क्या बताएं, रासायनिक अभिक्रिया क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित करते हैं या दिखाते हैं। यही आपका रासायनिक समीकरण हो गया। यानी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण का बहुत बड़ा क्या है, योगदान है। इसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और क्लास 9th में आप अच्छे से पढ़े होइएगा तो उम्मीद है भी अच्छे समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए आज का कुछ और बच गया टॉपिक देख लेते हैं। छोटा सा है, जो हमारे दैनिक जीवन में किसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हमको कैसे लगेगा, कोई चीज़ को पहचानने कुछ न गुण होगा ना। जैसे हम लोग जाते हैं बाजार में, कोई बोलेगा लौकी, घर से मम्मी बोली कि लौकी लेके आना, पापा बोले करेला लेके आना, तो उस करेला कुछ न कुछ पहचान होगा, लौकी कुछ न कुछ तो पहचान होगा, ये तो पता ही होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया के कुछ पहचान बताए गए हैं। देखते हैं कौन कौन से पहचान होते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। पहला क्या है कि पदार्थ क्या करता है, पदार्थ का रंग बदलना। पदार्थ आपको उम्मीद है, क्योंकि बार बार क्या बताया था, टर्म यूज होगा, पदार्थ बार बार आएगा, इसलिए मैंने पदार्थ को आपको पहले ही बताया। द्रव और द्रव्य दोनों में अंतर है। द्रव्य जो होता है, द्रव आधा व या द्रव्य जो होता है, उसमें पदार्थ आता है। पदार्थ की 3 अवस्था बताए थे, ठोस, द्रव और गैस, 3 बताए गए। उम्मीद है। अगला है उष्मा। देखिए, उष्मा का निकलना, यानी जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो कब होगा, उष्मा निकलेगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में सब्जी बनाते हैं, उसमें से भाप जो निकलता है वही उष्मा है। रोटी बनाते हैं, देखिए कभी देखिए उसमें से, कभी उसको फोड़ के हाथ रख के देखिए तो पूरा हाथ जल जाएगा, क्या है उसमें, वो उष्मा है। चावल वगैरह जो गर्म करते हैं, बॉयल होता है, भाप निकल रहा है, वो उष्मा है। जब तक वह ठंडा नहीं होता वो उष्मा ही कहलाएगा। इसीलिए तो भाप का इंजन कैसे चला, वो भाप का इंजन उष्मा के कारण नहीं चल पाया। तो यहाँ ये समझ में आ गया, ये पॉइंट है उष्मा का अवशोषण। देखिए, अवशोषण का मतलब समझ में आ रहा होगा, अवशोषण समझ में, देखिए ये टर्म पकड़िए, अवशोषण क्या होता है, उष्मा को एब्जॉर्ब करता है, अपने पास खींचता है। यह गुण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर जस्ट आगे बढ़ेंगे तो, चूंकि इंट्रो पार्ट है इसलिए थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला है नए पदार्थों का बनना। बिल्कुल थोड़ा देर पहले बताया था, कुछ भी आप बनाइए, नया पदार्थ बन के आया। जैसे आटा है, उसको साने उसको, सानने के बाद क्या किए, उसको रोटी बना दिए, हो सकता है उसका पूरी बना दे, हो सकता है उसका और कोई और कुछ बनाया जा सकता है। हो सकता है अभी छठ वगैरह आ रहा है तो उसमें क्या बना सकते हैं, खजूर बोलते हैं इसको, या ठेकुआ बोलते हैं उसी को। यानी नए पदार्थ जो बन गया, क्या आप ठेकुआ से, कमेंट करके बताइए आप, क्या ठेकुआ से पुनः आटा बनाया जा सकता है। अगर बनाया जा सकता तो यस लिखिए, नहीं तो नहीं लिख के भेजिए। देखते हैं आपकी समझ कितनी है, कितनी डेवलप है। अगला है गैसों का निकलना। यानी जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस निश्चित है कि वह बाहर निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रकाश का विकास, जब भी निकलेगा तो वहां पर प्रकाश का डेवलपमेंट होता है, यानी प्रकाश वहां पर उसमें दिखाई देगा आपको। गैस वगैरह जलता है, उसको गौर कीजिएगा। या घर में चूल्हा होगा तो वहां देखिएगा साइड जो बर्तन रखा होता है साइड से क्या निकलता है, किस कलर का क्या दिखाई देता है, वो हमको जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा है ऊर्जा में परिवर्तन। जब तक कन्वर्ट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, अपने ऊर्जा में जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं दिखेगा। इसलिए ऊर्जा का परिवर्तन भी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये रहा हमारा रासायनिक अभिक्रिया का लास्ट पॉइंट। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए, हमारा एक स्लॉट और बच गया हुआ है, हमको लगा कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं एक स्लॉट क्या बच गया है हमारा। ये है
रासायनिक अभिक्रिया का दैनिक उदाहरण, हमारे जो दैनिक जीवन है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उसमें इसका क्या क्या प्रयोग होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे लोहे पर जंग लाना, आप देखे होइएगा, घर बनता है तो उसमें बड़ा बड़ा रड आता है, छड़ जिसको बोलते हैं, उसको अगर बाहर रख दिया जाता है तो ओस उस पर गिर जाता है, ओस समझते होइएगा, ओस हो गया या फिर बारिश हो या पानी गिरने के बाद उस पर कुछ भूरे कलर का एक परत चढ़ जाता है, उसी को हम लोग जंग कहते हैं। यानी कि यह क्या है, यह रासायनिक अभिक्रिया का ही प्रोसेस होता है। यानी कि क्या करता है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने रंग में परिवर्तन कर लेता है, वो आयरन, ठीक है, लोहा होता है। भोजन का पकना, भोजन का पकना जो होता है वो भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ही आता है। हमारे शरीर के अंदर जो होता है, भोजन जो पचता है, पाचन जो होता है शरीर के अंदर, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाता है। क्यों? सोचिए कि हम लोग अगर चावल खाएं, चावल नहीं भात खाते हैं, चावल एक्चुअली बोल देते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में, भात खाएं, रोटी खाएं, पूरी खाएं या पुलाव खाएं, क्या जो खाएं वही हमारे प्रोटीन के रूप में बाहर आता है? क्या हमारे शरीर से वेस्ट के रूप में वही आता है बाहर? नहीं ना आता है, बदल के आता है। इसका मतलब क्या हो गया, शरीर में भोजन में जो पचता है, जो वेस्ट पदार्थ होता है जिसका कोई यूज नहीं होता है, वह बाहर आता है। श्वसन, देखिए ये श्वसन ऐसे होता है, कुछ वर्ड वगैरह है आपको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। श्वसन, जो हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, वो भी एक क्या रासायनिक अभिक्रिया ही है, जो हमारे इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग किस प्रकार से क्या होता है। और दही का जमना, क्या जब दही जम जाता है, दूध से दही जमता है, क्या आप दही से पुनः दूध बना सकते हैं? अब बना सकते हैं तो बताइए कमेंट में। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और आप इस चैनल, अगर इस चैनल पर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आएगा तो दोस्तों के भी शेयर कीजिए। आज के लिए इंट्रो क्लास बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।